नमस्कार दोस्तों। भारत में एक और वायरस की चर्चा आजकल चलने लगी है जिसका नाम है HMPV। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुलासे तो नहीं हुए हैं, पर कुछ बातें हैं जो कॉमन हैं। इसका अटैक सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है। यह खांसने और छींकने से फैल सकता है। संक्रमित सतह जो होती हैं, संक्रमित जगह जो होती हैं, वहाँ अगर आप टच करते हैं तो उससे भी ये फैल सकता है। तो आप ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो। अगर आपको किसी कारण से हॉस्पिटल या ऐसी किसी जगह जाना पड़े तो स्वच्छता का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, ख्याल रखें। मास्क लगा कर रखें। इसमें जो लक्षण आते हैं उसमें सर्दी, खांसी, बुखार, गले में जलन, सांस में तकलीफ, सुस्ती, फेफड़ों में संक्रमण जैसे प्रमुख होते हैं। वैसे तो जो बताया जा रहा है और जो देखा जा रहा है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं होता। सावधानी तो हमें बरतनी चाहिए, विशेष तौर पर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और ऐसे लोग कौन होते हैं? घर के बुजुर्ग, घर में रहने वाले बच्चे और ऐसे सदस्य जिनको कोई गंभीर बीमारी हो या जिनकी लंबे समय से कोई दवाई चल रही हो। दमा, COPD, हृदय रोगियों, गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज रोगियों को थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बार बार बीमार पड़ते हों, जिनका पेट खराब रहता हो, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, वो लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपका हथियार बनेगी। एक तो प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, सलाद जैसी चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। फिलहाल चाइनीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, चिप्स, इन सब चीज़ों को बाय बाय कह दीजिए। जितना हो सके अपने घर का बना खाना खाइए। अगर अल्कोहल, सिगरेट, इन सब चीज़ों को आप छोड़ ना सकें तो कम तो ज़रूर ही कर दीजिए। थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। प्राणायाम को अपना दोस्त बना लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल है कि हम एक्यूप्रेशर में ऐसा क्या करें कि इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और हमारा बचाव भी हो जाए। अब मैं आपको HMPV से बचने के और HMPV ही क्यों, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचने के एक्यूप्रेशर में जो उपाय बताए गए हैं वो समझा देता हूं। ये सभी प्रकार के वायरल अटैक में काम करेगा, है ना? तो HMPV भी एक वायरल अटैक है तो ये उसमें भी काम करेगा। लेकिन ये पॉइंट समझने से पहले आइए हम स्टेजेस को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला फेज होता है प्रिवेंशन का। तो जैसे आप को मैंने बताया कि मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए। एक्यूप्रेशर के हिसाब से अगर आप अपनी बॉडी को पहचान लें तो आप वायरस के खिलाफ अपने शरीर का इंटरनल एटमॉस्फेयर भी तैयार कर सकते हैं। आप आज ही एक काम कीजिए, डिनर या लंच के बाद अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपको तुरंत ही नींद जैसी फीलिंग आती है? अगर ऐसा है, देखिए यहाँ थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाते हैं तो आपको नींद जैसा आना नॉर्मल है। पर अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं और थोड़ा सा पार्ट आप अपने पेट में पाचन के लिए भी छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको खाना खाते ही नींद जैसी फीलिंग आए तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी में टर्बिड फ्लेम बन रही हो या मौजूद हो। ये टर्बिड फ्लेम जो होती है वो वायरस के पनपने के लिए अनुकूल होती है, बहुत ही अनुकूल होती है। सेकंड, ये जानने की कोशिश कीजिए
कि कहीं आपकी बॉडी एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि ये भी वायरस की हेल्प ही करेगा। अब इसे आप पाचन समस्याओं, जोड़ों, मांसपेशियों की सूजन, स्टिफनेस, बार बार होने वाले इन्फेक्शन या पीएच टेस्ट स्ट्रिप की सहायता से समझ सकते हैं। बताई गई दोनों स्थितियों में से अगर कोई भी आपको हो तो डाइट में थोड़ा सा चेंज कर और एक्यूप्रेशर के उपाय अपनाकर आप आसानी से इसको ठीक कर लेंगे। इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। आप क्या करेंगे? थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएंगे, जितना आप रोज़ पीते हैं उससे थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा देंगे। ताज़े फल खाना शुरू करेंगे, पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ा देंगे, बादाम, चिया सीड्स ये भी आपकी हेल्प करेंगे। एक्यूप्रेशर में इसका क्या उपाय है? एक्यूप्रेशर में आप स्टमक 36, CV6, CV12 को टोन करेंगे और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप प्रॉपर नींद लेंगे, क्योंकि प्रॉपर नींद लेने से हमारी बॉडी अंदरूनी रूप से मजबूत होती है। आप इन तीनों पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया, स्टमक 36, CV6, CV12, इन तीनों पॉइंट पर मोक्सा भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ जो पॉइंट बता रहा हूँ ये वो पॉइंट हैं जो सामान्य तौर पर हम बताते हैं, है ना? हर किसी पर ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अलग तरह की बीमारी हो, अलग तरह की परेशानी हो, तो उनको कुछ विशेष पॉइंट देने पड़े। तो ये हर एक आदमी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। पर अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर आपको कोई अलग से गंभीर समस्या नहीं है, है ना? तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि इन पॉइंट्स को मैंने क्यों सजेस्ट किया है। मैंने आपको पहला पॉइंट जो सुझाया वो है स्टमक 36। स्टमक 36 क्या करेगा? पाचन को सुधारेगा। इससे क्या होगा? इससे जो पोषक तत्व हमें अपने भोजन से मिलते हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सकेंगे। तो जब हमारी बॉडी को पूरी तरीके से पोषक तत्व मिलेंगे, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा शरीर बेहतर तरीके से पैथोजन से लड़ सकेगा। सेकंड पॉइंट मैंने आपको दिया CV6। CV6 जो है वो कमजोरी और थकावट को दूर करता है, यांग शक्ति को मजबूत करता है। और हम सब जानते हैं, जिनको भी एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, कि जो यांग शक्ति है वो बाहर से होने वाले आक्रमणों से सबसे पहले लड़ने आती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो हम अपने पाचन को, अपने डाइजेशन को सुधार रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी यांग शक्ति जो बाहर से आने वाले पैथोजन से लड़ेगी उसको मजबूत कर रहे हैं। CV12, CV6 और ST36 तीनों ही पॉइंट ब्लड सर्कुलेशन, थकावट, कमजोरी और इम्यून सिस्टम पर काम करने वाले हैं। और मेरा सुझाव है कि पहले कुछ दिन तो आप इस पर मोक्सा ही कर लीजिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे रिजल्ट आपको जल्दी आएंगे। बाद में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने 4-5 दिन या 7 दिन तक मोक्सा किया और उसके बाद आप सीड्स या मैग्नेट का उपयोग कर सकते हैं। एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि जिनका बीपी हाई रहता है वो CV6 पर मोक्सा ना करें, सिर्फ क्लस्टर या स्टार मैग्नेट ही लगा लें। इस प्रोटोकॉल में CV12 का बहुत महत्व है। CV12 स्टमक और स्प्लीन दोनों पर ही काम करता है। ऐसा नहीं कि खाली स्टमक पर ही काम करेगा या खाली स्प्लीन पर ही काम करेगा, ये दोनों पर ही काम करेगा। और हम सब जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में वीक स्प्लीन को फ्लेम और अनवांटेड कफ के लिए जिम्मेदार बताया गया है। तो CV12 की सहायता से हम फ्लेम बनने की जो संभावना है उस पर ही अंकुश लगा देते हैं, हम उसको ही रोक देते हैं ताकि अनवांटेड फ्लेम ना बने। कई बार फ्लेम के केस में देखा गया है कि CV12 और ST36 पर मोक्सा करने से 2 या 3 सीटिंग में ही काफी ज्यादा आराम आ जाता है। कुछ बुक्स में बहुत बड़े जो एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ हैं उन्होंने तो यहां तक भी बताया है कि CV12
न केवल स्प्लीन और स्टमक पर बल्कि SI, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर, LI और UB पर भी काम करता है। ये उनको भी मजबूत करता है। तो पहले हम अपने बचाव की तैयारी करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ची को मजबूत करेंगे, एनर्जी को मजबूत करेंगे और बॉडी में यिन जो है उसको नरिश करेंगे। अगर बॉडी में टर्बिड फ्लेम है, हीट है, टॉक्सिन है, ड्राई डैम्पनेस है, तो उसे हम क्लियर करेंगे, हमें क्लियर करना पड़ेगा, जिससे अगर वायरस आ भी जाए, अगर ऐसा हो कि वायरस आपके ऊपर अटैक कर भी दे, तो उसे तेजी से बढ़ने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो एटमॉस्फेयर उसको ना मिल पाए। अब हमने मास्क लगा लिया, सफाई का ध्यान रखा और एक्यूप्रेशर के हिसाब से शरीर को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। फिर भी मान लीजिए कैसे ना कैसे करके वायरस आपके शरीर में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से आपके शरीर में प्रवेश कर ही जाए, तो सबसे पहले उसका मुकाबला कौन करेगा बताइए। हमारी बॉडी में 6 डिफेंस की लेयर्स होती हैं, जो अलग अलग मोर्चे पर बाहर से आए जो घुसपैठिए होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनसे लड़ाई करती है। इन 6 लेयर्स में जो सबसे पहले 3 लड़ने आती हैं, एक एक करके, पहले एक आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, यानी पहले 6वें नंबर की लेयर में लड़ाई चलेगी। अगर वो हार जाता है तो फिर 5वें नंबर की लेयर में लड़ाई चलेगी, और अगर वो भी हार जाता है तो फिर 4थे नंबर की लेयर में लड़ाई चलेगी। तो ये जो पहले 3 लेयर हैं, 6वीं, 5वीं और 4थी, ये तीनों जो हैं ये यांग नेचर की होती हैं, और अगर वायरस उनको भेद कर, उनको हरा कर आगे बढ़ जाता है, तो अंदर की जो 3 होती हैं, यानी तीसरी, दूसरी और पहली, ये यिन नेचर की होती हैं। तो पहले वो 6वीं से लड़ेगा, फिर 5वीं से, फिर 4थी से। जब इनको भेद कर आगे बढ़ जाएगा, तो वो फिर तीसरी, दूसरी और पहली, जिनका नेचर यिन है, उनका सामना करेगा। इस वायरस से, इस पैथोजन से सबसे पहले जो लड़ाई करेगा वो होगा ताई यांग। ताई यांग क्या होता है? SI और UB। जब SI और UB वायरस से लड़ रहे होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लड़ाई अभी कौन से लेवल पे चल रही है? 6वें लेवल पे चल रही है, 5वें लेवल पे चल रही है? हमें ये भी तो पहचानना पड़ेगा, तभी तो हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे ना। तो इसको हम पहचानेंगे जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे। जैसे क्या होगा, अगर SI और UB यानी 6वीं लेयर में लड़ाई चल रही होगी, तो क्या सिम्टम आएंगे? आपको स्टिफ नेक हो सकती है, आंखों में आंसू आना हो सकता है, यानी आंखों में आंखें थोड़ी सी ज्यादा गीली रहेंगी, शिवरिंग होना हो सकता है, नाक बहेगी या नाक स्टिफ हो जाएगी, सिर के पीछे की ओर या पीठ में दर्द हो सकता है, और पसीना आना या तो बंद हो जाएगा या पसीना आना कम हो जाएगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखें, तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि लड़ाई अभी ताई यांग में चल रही है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे? या तो बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है, अगर आपको ज्यादा नहीं आता तो SI और UB के जो जिंगवेल पॉइंट होते हैं, आप SI के और UB के जिंगवेल पॉइंट जो होते हैं उनको सेडेट कर दीजिए। ठीक है, इसके जिंगवेल पॉइंट कौन से हैं? SI1 और UB67। आप इन दोनों को सेडेट कर दीजिए। अच्छा, मैं आपको यहां पर यह भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि किसी भी आदमी को जो मैंने ऊपर सिम्टम्स बताए थे वो सारे के सारे सिम्टम्स आए, है ना। कुछ लोग होते हैं कि सर आपने तो बताया था कि स्टिफ नेक होगी, मेरी तो स्टिफ नेक नहीं है, पर मेरे को बैक साइड में हेडेक है, पीठ में दर्द है, पर नेक मेरी स्टिफ नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आए। मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए इसलिए हैं कि अगर इनमें से 1, 2, 3 या जो भी सिम्टम आपको आ रहे हैं, तो उससे आप पहचान सकें कि भाई ये 3 सिम्टम सर ने 10 सिम्टम बताए थे, इनमें से 3 सिम्टम्स मेरे को हैं, इसका मतलब लड़ाई अभी UB और SI में चल रही है ना। इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि मुझे पूरे 10 के 10 सिम्टम नहीं आए हैं, है ना।
यहाँ ये बातें क्लियर कर देनी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक रहती हैं। कलर थेरेपी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हम UV67 और SI1 पर लाल रंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैग्नेट से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है जिससे हम उपचार कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कीजिए, इसके रिज़ल्ट थोड़े ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले हम जो वायरस आ गया है हमारी बॉडी में उसको एक्सपेल करेंगे। दूसरे नंबर पर जो कोल्ड है हमारे शरीर में हमें लग रही है, जो जिसके कारण हमें शिवरिंग महसूस हो रही है, हम उस कोल्ड को भी अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे। शरीर के जो हमारे पोर्स बंद हो गए हैं, क्योंकि वायरस जब अटैक करता है हमारी बॉडी में तो शरीर के पोर्स को बंद कर देता है, ब्लॉकेजेस करता है वो, है ना, हमारी बॉडी में। तो हम शरीर के पोर्स को भी खोलेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहले UB12 का यूज़ करेंगे, UB13 का यूज़ करेंगे। ठीक है, UB12 UB13 की मदद के साथ साथ हम गवर्निंग वेसल 16, गवर्निंग वेसल 23 और गॉल ब्लैडर 20 इनकी भी हेल्प लेंगे। साथ में हम क्या कर सकते हैं, साथ में हम LI20, LU7 और LI4 इनको जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट बताए हैं, GV16, GV23, गॉल ब्लैडर 20, LI20, LU7 और LI4, इन सबको हम क्या करेंगे, एक साथ सेडेट कर देंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने यहां आपको पॉइंट थोड़े से ज्यादा बता दिए हैं, पर अगर आप ये प्रोटोकॉल लगाएंगे तो मुझे विश्वास है कि दूसरी सिटिंग में ही आपको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। आप अपने आप को दूसरी सिटिंग में ही काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल फील करने लगेंगे। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैंने LU7 क्यों लिया है। LU7 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मास्टर पॉइंट होता है हमारी सेंट्रल लाइन का। तो ये अनवांटेड कोल्ड को आपके शरीर से रिमूव कर देगा। और ऐसा भी मेंशन है कि जो वायरस हमारी बॉडी में जब आते हैं तो ब्लॉकेजेस बनाते चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम LI4 की सहायता लेंगे। तो LU7 और LI4 दोनों की सहायता से ये जो ब्लॉकेजेस बनाता चला जा रहा है वायरस, हम उन ब्लॉकेजेस को हटा देंगे, उनको खोल देंगे। इन दोनों ही पॉइंट को सेडेट करने से थोड़ी ही देर में आपकी बॉडी के जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और पसीना आने लगेगा। आप चाहें तो थोड़ी देर इन पॉइंट को लगाने के बाद अपने आप को कवर भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर मानिए ऐसा हो जाए कि आपको ये दोनों पॉइंट लगाने के बाद भी पसीना ना आए, है ना, आपको राहत ना मिले, तो आपको एक पॉइंट उस कंडीशन के लिए सुझा रहा हूं, वरना ये दोनों पॉइंट काम कर जाते हैं, आप इन दोनों को ही लगा लीजिए, इनसे काम हो जाएगा। पर कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा हो तो एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, किडनी 7। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, गृहिणियों को देखा है, या कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो अपना ध्यान कम रखते हैं, अपनी परवाह कम करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। तो होता क्या है कि वायरस जो है वो आपकी आउटर लेयर, यानी जिसको मैंने 6 नंबर की लेयर बताया था, उस पर अटैक करेगा और वहां उसको भेद कर रुकेगा नहीं, है ना, ताई यांग को क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर पर अटैक करने चला जाएगा या अटैक कर देगा। अब दूसरा बॉर्डर क्या है, दूसरा बॉर्डर है LI और ST का, और हम इसको एक्यूप्रेशर में कहते हैं यांग मिंग। अब ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सिम्टम्स भी आपको थोड़े से चेंज दिखने लगेंगे। इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे इनको भी समझिए। पेशेंट को गर्मी लगेगी, उसका गला सूखेगा, तेज बुखार हो सकता है, ज़्यादा पसीना हो सकता है, उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है, प्यास भी तेज लग सकती है और चेहरे का रंग भी लाल हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको अधिकांश आपको जो सिम्टम्स हैं बता देता हूँ। इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स आ जाएं तो भी आप समझ लीजिए कि अब
हमारी जो लड़ाई है वो 5th फेज़ में पहुँच गई है, अब 5वीं लेयर लड़ाई लड़ रही है ना? शरीर में क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो शरीर में पानी की कमी भी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो यूरिन आप करेंगे, उस यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें UB12, UB13 और गॉल ब्लैडर 20, GV16 और 23 इन सबको तो सेडेट ही करेंगे, यानी ये प्रोटोकॉल तो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। पर बाकी के पॉइंट में हम क्या करेंगे? गवर्निंग वेसल 14, LI4 और LI11 इनको अपने साथ मिला लेंगे, इनको लगा लेंगे। यानी इनके अलावा जो मैंने ऊपर आपको बताया UB12, 13, GB20, GV16, 23 सेडेट ऑल, इनके अलावा जो मैंने पॉइंट फर्स्ट फेज में बताए थे उनको मत लगाइएगा। उनकी जगह आप लगाइएगा GV14, LI4 और LI11। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एक तो बुखार कम होगा और बाकी जो सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं उनमें भी आराम आता चला जाएगा। अगर गले में खराश है, दर्द है, ऐसा लग रहा है आपको कि गले में खराश और दर्द, तो आप क्या कर सकते हैं? आप LU10 और अगर मान लीजिए छाती में भी कंजेशन आपको लग रहा है तो CV17 का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं उनके लिए बता दूं जिनको भगवान न करे वायरस अटैक हो और वो उसमें एलोपैथी दवाई यूज़ करें। तो एलोपैथी में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनके कोर्स करने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि थकान लगती है, डाइजेशन में थोड़ी सी गड़बड़ महसूस होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? किडनी 6 को लगाएंगे, LU7 को लगाएंगे, साथ में ST36, CV12, LU9, UB13 इन पॉइंट्स को हम लगाएंगे। ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम CV4 को लगा सकते हैं, किडनी 6 को लगा सकते हैं और LU7 को लगा सकते हैं। इन पॉइंट्स को कुछ दिन तक आप लगाते रहिए। तो इससे जो एलोपैथी दवाई लेने के बाद लोग कहते हैं कि जी मुझे बीमारी तो चली गई पर मुझे अभी भी थकान है या मेरा पेट कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो ठीक हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।